विर्स करोड़ों मालिद की कौमी इमारत को कोड़ियों के भाव भेज डाला गया। अजब करप्शन की गजब कहानी के इस खुसूसी एडिशन के साथ मैं इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। विर्स सियासतदान तो हमेशा कौमी इदारों, कौमी दौलत और कौमी एहसासों पर डाका डालते हैं, मगर इस बार ये डाका फौजी आमिर परवेज मुशर्रफ के एक करीबी रिश्तेदार ने डाला। और जुल्म पे जुल्म ये हुआ कि जब बाज़मीर और कौम के वफादार अफसर ने अपनी आवाज़ बुलंद की तो इस आवाज़ को इंक्वायरियों की भेंट चढ़ाकर हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। ये बात 2001 की है, जब इंडोनेशिया के शहर जकार्ता के महंगे तरीन इलाके में वाक़या पाकिस्तानी सफारतखाने पर मेजर जनरल रिटायर्ड सईद मुस्तफ़ा अनवर की नज़रें लगी हुई थी। जनरल साहब ने कवायद की धज्जियां उड़ाकर कौमी इमारत को कोड़ियों के भाव बेच डाला। मार्च 2002 में मज़कूरा स्कैंडल के हवाले से ये खबर शाया की गई थी, लेकिन साबिक सफ़ीर के खिलाफ कार्रवाई की बजाय जनरल मुशर्रफ ने उन्हें वापस ट्रांसफ़र करते हुए अफसर को मुअत्तल कर दिया, जिसने दफ्तर खारजा को मुबैना फ्रॉड की शिकायत की थी। व्यूअर्स, जनरल मुशर्रफ ने न सिर्फ इस अफसर को 2007 तक उनकी रिटायरमेंट तक OSD बनाए रखा, बल्कि मेजर जनरल रिटायर्ड सैयद मुस्तफ़ा अनवर को मजीद उनके ओहदे में तोसी दे दी। रिटायर्ड मेजर जनरल के मुताल्लिक कहा जाता है कि वो मुशर्रफ की अहलिया के रिश्तेदार हैं। 2003 में ये भी खबर सामने आई थी कि जो इमारत महज $30 लाख में फरोख्त की गई वो जकार्ता के महंगे तरीन इलाके में थी। इस इमारत में सफारतखाना भी था और सफ़ीर की रिहाइशगाह भी थी, जिसे सफ़ीर ने दारुल हुकूमत के कम अहमियत के हामिल इलाके में वसी तरीन इमारत की खरीदारी के लिए फ़रोख्त कर दिया। हुकूमत के गैर मुल्की एहसासाजात की फ़रोख्त के लिए तयशुदा कवायद और ज़वाबित को बड़ी ही आसानी से नज़रअंदाज कर दिया गया, जबकि ये एहसासाजात जकार्ता में एक मकामी फ़रीक को फ़रोख्त किए गए। तयशुदा ज़ाब्तों के मुताबिक एक आला सतह की कमेटी तश्कील दी जानी थी, मकामी मीडिया में इश्तिहार शाया कराना था ताकि नीलामी की सूरत में ये ज़्यादा रकम हासिल जो है इस सफारतखाने को फ़रोख्त करके की जा सके। कोई कमेटी तश्कील दी गई और ना ही इंडोनेशियाई अखबारात में इश्तिहार शाया किया गया। सफ़ीर के पास दफ्तर खारजा की तरफ से इमारत फ़रोख्त करने की मंजूरी भी नहीं थी। इसकी बजाय सफ़ीर ने अपने मातहत सफारतखाने की एक कमेटी तश्कील दी, जिसमें 2 अफसर शामिल थे और एक निजी फरीक से फ़रोख्त का मुआहदा किया। जैसे ही मुआहदे पर दस्तखत हुए, सफारतखाने की कमेटी के 2 अफसरों में से एक ने इस मामले में दफ्तर खारजा को शिकायत की कि मुतनाज़ा मुआहदे में किक बैक्स शामिल हैं। अफसर से कहा गया कि वह तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज कराएं ताकि मुआहदे को मनसूख कराया जा सके। अफसर ने ऐसा ही किया, लेकिन डील कैंसिल नहीं हुई। इसकी बजाय अफसर डॉक्टर SMS रिजवी को वापस बुला लिया गया और OSD बना दिया गया। व्यूअर्स, दिलचस्प बात यह है कि उन्हें अपने असल महकमे में रखने की बजाय एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में OSD लगाया गया। वो अपनी रिटायरमेंट तक OSD ही रहे। खबर शाया होने के बाद मामले की तहकीकात के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी ने तस्दीक की कि जकार्ता में सरकारी असासाजात के फ़रोख्त के मामले में तयशुदा ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी हुई है, लेकिन इसके बावजूद सफ़ीर को छोड़ दिया गया। ताहम किकबैक्स के इल्ज़ामात पर भी कोई बाज़ाब्ता इंक्वायरी जो है उसका आगाज़ नहीं किया गया। इसकी बजाय दफ्तर खारजा के अफसर, जिसने इस मशकूक डील के मुतल्लिक सरकार को आगाह किया था, को हमेशा के लिए मिसाल बनाकर रख दिया गया। 2004 में परवेज मुशर्रफ ने मेजर जनरल रिटायर्ड मुस्तफ़ा अनवर हुसैन के कॉन्ट्रैक्ट में चौथे साल भी तौसी की और उन्हें इंडोनेशिया में सफ़ीर बनाए रखा, जबकि इस ओहदे के लिए नामजद ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह, जो इस वक्त मुल्क के वजीर दाखिला हैं और पंजाब के उस वक्त के सेक्रेटरी दाखिला थे, को ओहदा नहीं दिया गया। एजाज शाह को जकार्ता के लिए नामजद किया गया, लेकिन बाद में उनसे कहा गया कि वो इंतज़ार करें, जबकि मुस्तफ़ा अनवर को 1 साल की मज़ीद जो है वो तौसी दे दी गई। व्यूअर्स, दफ्तर खारजा एजाज शाह की तकर्री की इंडोनेशिया की हुकूमत की मंजूरी का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन इंडोनेशिया की हुकूमत को मौजूदा सफ़ीर की तौसी का परवाना भेज दिया गया। जुलाई 2011 में पैक की खुसूसी कमेटी ने मुशर्रफ दौर में बनाई जाने वाली कमेटी की फाइंडिंग्स
تمام ریکارڈ اور کاغذات کی جانچ کے لیے نئی کمیٹی تشکیل دی۔ نئی کمیٹی کے سربراہ جنرل ایاز حسین نے اس بات کی تصدیق کی کہ سفارت خانے کی فروخت میں قواعد کو نظر انداز وہ کیا گیا ہے۔ کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق جنرل صاحب نے سفارت خانے کو بیچنے کا معاہدہ پلاما سٹرا پیرامی سے 2 جولائی 2001 میں کیا اور اس معاہدے کی روح سے سفارت خانے کی عمارت کی قیمت $800 پر اسکوائر فٹ وہ طے پائی۔ بعد میں اس کمپنی کے ذریعے اس سے بھی کم قیمت پر سودا وہ طے پایا۔ ویورز، کمیٹی کے مطابق جنرل صاحب کو بچانے کے لیے مرحوم رضوی صاحب کو بلی کا بکرا بنایا گیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جنرل صاحب نے جس شخص کو سفارت خانے کی فروخت کے لیے بطور کنسلٹنٹ ہائر کیا، اس کی فیس بھی ادا وہ نہیں کی، جس کے نتیجے میں اس کنسلٹنٹ نے انڈونیشیا کی عدالت میں پاکستان کی حکومت کے خلاف مقدمہ دائر کیا اور استدعا کی کہ حکومت پاکستان نے فیس قیمت میں $4,46,000 وہ ادا کرنے ہیں۔ 2011 میں کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر مرحوم رضوی کی بیوہ کا کہنا تھا کہ مرنے کے بعد میرے شوہر کو بے گناہ پایا گیا، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ میرے بیٹے نے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا ہے۔ اس کا سسٹم اور حکمرانوں سے مکمل اعتماد اٹھ چکا ہے۔ مجھے اگر انصاف آج بھی مل جائے تو کیا کوئی میرے خاوند کی تکلیف کو کم کر سکتا ہے جو انہوں نے مرتے دم تک برداشت کی۔ ایمانداری کا یہ صلہ ملا کہ انہیں سچ بولنے کی سزا OST بنا کر دی گئی۔ بعد میں 2015 میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران اس معاملے کی وہ تحقیقات کرنے والی پارلیمانی کمیٹی نے بتایا کہ ڈاکٹر SMH رضوی کے ساتھ تعصب اور غیر منصفانہ رویہ برتا گیا۔ یہ بات بھی سامنے آئی کہ درخواست دینے کے باوجود دفتر خارجہ کو تحقیقات کرنے کی اجازت وہ نہیں ملی۔ حال ہی میں نیب کے دائر کردہ ریفرنس میں بتایا گیا ہے کہ مصطفیٰ انور نے غیر قانونی طور پر سرکاری عمارت فروخت کی اور قومی خزانے کو $13,20,000 کا نقصان پہنچایا۔ ریفرنس میں لکھا گیا ہے کہ سفیر نے وزارت خارجہ کی منظوری کے بغیر ہی اخبار میں اشتہار شائع کرایا۔ انہوں نے یہ اقدام کر کے نیب آرڈیننس کی شق نمبر 9A6 کے تحت اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے۔ ویورز، حضرت عمر کی حکومت اور ریاست مدینہ کی مثال دینے والی حکومت کیا مرحوم SMH رضوی کو انصاف دے پائے گی؟ قوم انتظار کر رہی ہے۔ ویورز، اپنے ویوز اور کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی قسم کی مزید سیریز کریں اور حقائق سے پردہ اٹھائیں تو ہمیں ضرور کمنٹس میں اپنی رائے ہم تک ضرور پہنچائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے لندن سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔